अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्ट्रेटजी आती है दैट इज़ स्ट्रक्चर डिज़ाइन। स्ट्रक्चर डिज़ाइन मीन के हम एक सीक्वेंस को, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करके अपने सिस्टम का डिज़ाइन बनाते हैं। ओके और स्ट्रक्चर डिज़ाइन में दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स आते हैं और ये दोनों कंसेप्ट्स जो हैं ये डिपेंड करते हैं थ्योरी ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड मॉड्यूलैरिटी। ये दोनों कंसेप्ट हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं क्योंकि यहाँ पे कपलिंग एंड कोहेजन को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन एंड मॉड्यूलैरिटी होती क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्शन की। एब्स्ट्रैक्शन मैंने पहले भी आप लोग को ये बताया था कि इसमें हम जस्ट नेसेसरी फ़ीचर्स को डिस्कस करते हैं, अननेसेसरी फ़ीचर्स को हम हाइड कर देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती है इसमें। ओके और मॉड्यूलैरिटी क्या था कि एक लार्ज सिस्टम है उसमें उसे हम क्या करते हैं कि स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ मॉड्यूलैरिटी। अब जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में एब्स्ट्रैक्शन यूज़ होती है तो क्या नाम है, उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं जो हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में फ़ॉलो करते हैं। 3 तरह के उसके लेवल्स होते हैं। प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन होती है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन होती है एंड कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन होती है। प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, इसमें आपके पास सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और फंक्शनैलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। मीन के सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम किसी लिमिटेड या किसी स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोड करूँ कि आपके पास टिकट रिजर्वेशन सिस्टम है, उसमें आपके पास एक वर्ड है बुक। ठीक है, तो बुक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके अगेंस्ट आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आपने जस्ट वही फॉलो करनी होती हैं। जैसे कि आपके पास ट्रेन नंबर आएगा, ठीक है, सोर्स स्टेशन, आपकी ट्रेन कहाँ से निकलेगी, कौन से स्टेशन से निकलेगी, डेस्टिनेशन स्टेशन होगा और ब्लॉक ऑफ सीट होगा कि आपका सीट नंबर कौन सा है। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप बुक के अगेंस्ट शो करते हैं। यहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्शन किस तरह से हो रही है कि बुक के अगेंस्ट जस्ट सम इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हम फॉलो करवाएंगे। ओके, तो ये क्या हो गया कि प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन, लिमिटेड फंक्शनैलिटी एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, देन आपके पास आता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। डाटा एब्स्ट्रैक्शन में एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे कि आपके पास एक क्लास है ह्यूमंस की, अब ह्यूमंस की क्लास है तो ओबियसली उसमें पर्सन्स होंगे, है ना। तो पर्सन्स में लेट्स सपोज आपके पास आदल एक पर्सन है। ठीक है, अब आदल आपके पास डाटा है। ओके, अब इसमें जो दूसरी पॉइंट वाली बात ये है कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन में आपके पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपके डाटा ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। अब मैंने डाटा बता दिया आपको, क्या है आपके पास आदल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है ना आदल आपका। ओके, तो अब उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जो उसे डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि अगर वो हम एज अ स्टूडेंट उसे ले रहे हैं तो फिर उसका रोल नंबर होगा, उसकी क्लास होगी, उसका सेशन होगा। अगर उसे एज अ एम्प्लॉय ले रहे हैं तो उसका नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, उसका सीरियल नंबर होगा या CNIC नंबर होगा। ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके अलावा भी उसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक उसका आई कलर है, हेयर कलर है, उसकी हाइट है, ठीक है, उसका ड्रेसिंग स्टाइल है। तो ये चीज़ें जो हैं ये अननेसेसरी हैं, यहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ें हम नहीं डालेंगे। हम जस्ट क्या करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होंगे उन्हें ही हम शो करवाएंगे। ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है, जस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों की हम बात करते हैं। ओके, तो अब हम लोग ट्रेन वाली एग्जांपल लेके चल रहे थे तो उसी एग्जांपल पे मूव करते हैं कि आपके पास ट्रेन है, ट्रेन आपका डाटा ऑब्जेक्ट है। ओके, अब ट्रेन के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जो उसे डिस्क्राइब करेंगे। उसमें क्या आ सकता है कि डेस्टिनेशन स्टेशन, सोर्स स्टेशन हो गया, ठीक है, ट्रेन नंबर हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, उसके
एट्रीब्यूट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। ज़रा हमें यही चीज़ें चाहिए कि कौन से स्टेशन से निकलेगी, कौन से स्टेशन पे जाएगी, बीच में कितने स्टेशन आएंगे, कितने स्टॉप हैं जहाँ पे वो रुकेगी, सीट नंबर क्या होगा मेरा, ठीक है, तो टाइमिंग क्या है। यही एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे लिए एक ट्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब ट्रेन का कलर क्या है, ट्रेन में कितने ब्लॉक्स हैं, ट्रेन में कौन सा इंजन यूज़ हो रहा है, हमें उन चीज़ों से क्या लेना देना। भाई हमने ट्रैवल करना है, ठीक है, तो हमें जस्ट सोर्स एंड डेस्टिनेशन चाहिए और सीट नंबर चाहिए। ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट उसके एट्रीब्यूट्स आ गए। अच्छा, नेक्स्ट जो थर्ड लेवल आ जाता है एब्स्ट्रैक्शन का हमारे पास, वो क्या है, कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन। अब कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, फ़्लो बताते हैं, लेकिन फ़्लो की इंटरनल डिटेल नहीं बताते, उसकी कोडिंग क्या होगी, फ़्लो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, किस तरह से, जस्ट हम ये बताएंगे कि फ़्लो ने काम किस तरह से करना है, ठीक है। इंटरनल डिटेल क्या है वो चीज़ें हम हाइड कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास टिकट रिजर्वेशन सिस्टम है, तो इसकी हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो इसी को मैं आगे बताता हूँ कि हम पहले ये चेक करेंगे कि ट्रेन जो है वो अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। मतलब 10 बजे की ट्रेन है, तो हम देखेंगे कि 10 बजे की ट्रेन जो है वो अवेलेबल है कि नहीं। कभी कभी होता है ना, ट्रेन जो है वो ठीक नहीं होती, उसमें कोई गड़बड़ होती है, तो फिर वो उस टाइम पे नहीं जाती, 10 बजे वाली ट्रेन नहीं जाएगी, ठीक है, वो वेबसाइट पे शो नहीं होती। तो हम ये देखेंगे कि ट्रेन अवेलेबल है कि नहीं। अगर ट्रेन अवेलेबल है तो हमारा जो कर्सर है, हमारा जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उस ट्रेन में सीट्स अवेलेबल हैं कि नहीं। अब ज़रा हमें सीट बुक करवानी है, तो हम सीट्स को ही देखेंगे कि ट्रेन में सीट्स हैं कि नहीं। अगर नेक्स्ट हमारा कर्सर जो है वो मूव करेगा किस पे, कि आप सीट को बुक करवा लें और अपनी पेमेंट कर दें। आपने जस्ट ये देखा कि सीट्स अवेलेबल हैं, आपने बुक नहीं करवाई सीट, तो वो ज़ाहिर है जिस बंदे को पहले मिलेगी, जो पहले आएगा वो पहले बुक करवा लेगा, आपने जस्ट व्यू किया हुआ, ठीक है। तो ये है कि पेमेंट आप करके उसको बुक करवा लें, तो आपकी सीट जो है वो रिज़र्व हो जाएगी। अगर ये तो है फ़्लो, हमने बताया कि ट्रेन की अवेलेबिलिटी चेक की, फिर हमने सीट्स की अवेलेबिलिटी चेक की, और फिर हमने कहा कि पेमेंट करके सीट को बुक कर लो, और हमारा फ़्लो जो है एंड हो गया। लेकिन अगर हमारे पास ट्रेन अवेलेबल नहीं है, इट मीन कि हमारा कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट मूव नहीं करेगा। अगर हमारे पास ट्रेन अवेलेबल है लेकिन सीट्स अवेलेबल नहीं है, इट मीन कि हम बुक सीट की रिज़र्वेशन नहीं करवा सकते। तो ये कंसेप्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन के डिफरेंट लेवल्स का। फिर मॉड्यूलरिटी, तो वो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आप क्या करते हैं कि एक लार्ज प्रोजेक्ट को स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। अब स्मॉल मॉड्यूल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप तो लार्ज मॉड्यूल में भी डिवाइड कर सकते हैं, लार्ज मॉड्यूल्स में अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है, अब मॉड्यूल्स को आपने मर्ज करना होता है। जैसे कि आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स बना दिए। अब ये तो नहीं है कि आप एक एक मॉड्यूल जाके यूज़र को देंगे, आपने पूरी वेबसाइट देनी है, तो उसके लिए आपने मॉड्यूल्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जब इंटीग्रेशन की बात आती है ना, तो स्मॉल मॉड्यूल्स की जब बात होती है, लार्ज मॉड्यूल्स की सॉरी जब बात होती है, तो वहाँ पे आपकी एफ़र्ट जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, और वहाँ पे एरर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल पीसीज ऑफ मॉड्यूलरिटी करते हैं। ओके, फिर हमारे पास ये जो दो कंसेप्ट्स आ रहे हैं, कपलिंग। कपलिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था। कपलिंग क्या होता है कि हमारे सिस्टम में जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनका आपस में किस तरह का रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है या फिर वीक रिलेशन है ना। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि मॉड्यूल्स के दरमियान डिपेंडेंसी जो है वो देखते हैं कि कितनी है, और डिपेंडेंसी हम ट्राई करते हैं कि लो डिपेंडेंसी होनी चाहिए हमारे पास, लो कपलिंग, ठीक है। और फिर कोहेजन था, तो इसका कंसेप्ट क्या था हमारे पास, ये विद इन द मॉड्यूल था, ये बिटवीन द मॉड्यूल है, और ये विद इन द मॉड्यूल है कि विद इन मॉड्यूल हमारे पास जितने भी फंक्शंस आते हैं, जितने भी पार्ट्स आते हैं, जितने भी वेरिएबल्स आते हैं, उनका आपस में किस तरह का रिलेशन है, और हम ट्राई करते हैं कि ये हाई हो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था स्ट्रक्चर डिज़ाइन का। सेकंड जो हमारे पास स्ट्रेटजी आती है, दैट इज़ फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन। फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन तब यूज़ होता है जब हम अपने सिस्टम को, अपने सॉफ्टवेयर को फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसमें हम किसी एक सिस्टम को डिवाइड करते हैं स्मॉलर सब सिस्टम्स में,
और वो जो फिर सब सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, उन्हें हम एज अ फंक्शन लेते हैं। फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन में बेसिकली हम देखते क्या हैं कि व्हाट एक्शंस शुड परफॉर्म अ फंक्शन, एक फंक्शन कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करेगा, ठीक है, या फिर उसे कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए। ये सारी जब डिस्कशन हम करते हैं तब हम फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि बेसिकली हम जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं हमें उससे क्या फंक्शनैलिटी चाहिए। अब वो जो कंप्लीट फंक्शनैलिटी होती है वो हम डिफरेंट फंक्शन से अचीव कर रहे होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसे डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, ओके, और फिर हर फंक्शंस को एक डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये फंक्शन है, इसकी डिटेल ये है, ये फंक्शन है, इसकी डिटेल ये है। तो ये सारी चीज़ें हम फंक्शन ओरिएंटेड में इस तरह से वर्किंग कर रहे होते हैं। फिर ज़ाहिर फंक्शन ओरिएंटेड में हमारे पास डिफरेंट मेन फंक्शंस बनते हैं। जिस तरह कि आप एक वेबसाइट की एग्जांपल ले लें तो उसमें आपके पास लेट्स सपोज आपके पास PIA वालों की वेबसाइट है, ठीक है, तो उसमें एक बहुत बड़ा डेटाबेस यूज़ हो रहा है, डिफरेंट फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं। अब जितने भी फंक्शंस होते हैं ना वो आपके पास सेम मेमोरी यूज़ कर रहे होते हैं, शेयर्ड मेमोरी यूज़ कर रहे होते हैं। आपके पास मेन फंक्शंस है, 10-12 मेन फंक्शंस है, आगे उनके सब फंक्शंस हैं, तो वो सारे क्या यूज़ कर रहे होते हैं, शेयर्ड मेमोरी यूज़ कर रहे होते हैं। देन आपके पास डिज़ाइन प्रोसेस आ जाता है कि आप कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जो आप इसमें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसमें DFD यूज़ करते हैं। DFD को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इतना याद रखें अभी कि यहाँ पे आप DFD यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चरल डिकम्पोजिशन, जिसे स्ट्रक्चरल चार्ट भी कहते हैं, डिटेल डिज़ाइन को यूज़ करते हैं, डाटा डिक्शनरी को यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आप इसमें यूज़ करते हैं। DFD में क्या करते हैं आप लोग, क्या होता है कि DFD में हम ये देखते हैं कि डाटा की प्रोसेसिंग, डाटा का फ़्लो जो है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि डाटा इस तरह से प्रोसेस करेगा, इस तरह से फ़्लो करेगा। जब हम DFD को डिटेल में देखेंगे तो ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देन आपके पास स्ट्रक्चरल डिकम्पोजिशन या स्ट्रक्चरल चार्ट में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर का मॉड्यूलर डिज़ाइन क्या होता है, हमने फंक्शंस को कैसे डिकम्पोज करना है और सब फंक्शंस को ग्राफिकल चार्ट में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से उन्हें यूज़ करना है, ये होता है स्ट्रक्चरल डिकम्पोजिशन। फिर आपके पास डाटा डिक्शनरी आती है। डाटा डिक्शनरी में आपके पास लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं जो आपने अपने सिस्टम, अपने डिज़ाइन में यूज़ करने होते हैं, ओके। देन आपके पास आ जाता है डिटेल डिज़ाइन। इसमें फिर आप स्यूडो कोड वगैरह बताते हैं कि आपका जो डिज़ाइन है उसका स्यूडो कोड किस तरह से वर्क करेगा। स्यूडो कोड में बेसिकली आप लॉजिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं कि आपकी डिज़ाइन की लॉजिक्स जो हैं वो किस तरह से वर्किंग करती हैं। तो इसके लिए आप PDL, प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज इसे बोलते हैं, ठीक है, वो यूज़ करते हैं। उसको यूज़ करके आप अपने स्यूडो कोड को डिस्कस करते हैं, ओके। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन उस टाइम यूज़ होता है जब आप कोई भी प्रोग्राम जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में बनाते हैं, ठीक है। तब आपको ऑब्जेक्ट्स की डिस्क्रिप्शन जो है वो उसकी नीड होती है, तो वहाँ पे हम ये डिज़ाइन यूज़ करते हैं। इस डिज़ाइन में कुछ मेन एलिमेंट्स आ जाते हैं आपके पास, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स आते हैं, क्लासेस आती हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, किसी भी क्लास का इंस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट। सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो जिस भी चीज़ से रिलेटेड आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। जैसे कि आपके पास चेयर एक ऑब्जेक्ट है, पर जिस तरह के अली आपके पास है, तो अली एक एम्प्लॉय भी हो सकता है, एक पर्सन भी हो सकता है, तो उसके रिलेटेड आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। देन क्लास क्या होता है, क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट, जिसमें आप क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं, डाटा एंड ऑपरेशंस, ओके। ऑब्जेक्ट जो है ये फिर क्लास में ही आप आके मैप करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोड करूँ टीवी की, तो टीवी में आपके पास
डाटा होगा, ऑपरेशंस होंगे, क्योंकि ये क्लास है ना, तो डाटा इसमें आपके पास क्या होगा, ऑन ऑफ होगा, चैनल्स होंगे, वॉल्यूम लेवल्स होंगे, ये डाटा हो गया। तो ऑपरेशंस क्या होंगे, ज़रा आप टीवी पे क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, चैनल चेंज कर सकते हैं, है ना, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, टीवी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये ऑपरेशंस हैं जो आप क्या कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन जो है ना बेसिकली 3 चीज़ों पे बेस करता है। इसमें आपके पास एनालिसिस भी होता है, डिज़ाइन भी होता है और प्रोग्रामिंग भी होती है। एनालिसिस में आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस जो होता है इसमें आप एप्लीकेशन की डोमेन देखते हैं कि एप्लीकेशन किस डोमेन की है। फिर आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन आ जाता है, तो यहाँ पे आप जो भी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्हें मैप करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन की ये रिक्वायरमेंट्स हैं, या फिर आपके पास ऑब्जेक्ट्स आते हैं, क्लासेस आती हैं, उनकी डिटेल आप बताते हैं, ठीक है। फिर आपके पास प्रोग्रामिंग आ जाती है, तो बैकएंड पे आपने जो भी लैंग्वेज यूज़ करनी होती है, C++ है, जावा है, पाइथन है, PHP है, ASP है, ठीक है। तो डिफरेंट लैंग्वेज जो भी आप यूज़ करनी होती है आप वो बताते हैं फिर यहाँ पे, ओके। फिर हमारे पास डिज़ाइन की 2 अप्रोचेज़ आती हैं, टॉप डाउन डिज़ाइन एंड बॉटम अप डिज़ाइन, ठीक है। टॉप अप डिज़ाइन क्या होता है कि हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टम है, एक लार्ज प्रॉब्लम है, उसको हम क्या करते हैं पहले कि स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं। ये होता है टॉप डाउन अप्रोच, ओके। टॉप डाउन जो अप्रोच है बेसिकली ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होती है, लाइक आपके पास सी है, प्रोटॉन है, कोबोल है, ठीक है। इस तरह की लैंग्वेज में टॉप डाउन डिज़ाइन को फॉलो किया जाता है कि एक लार्ज प्रॉब्लम, उसको डिवाइड किया हमने सब प्रॉब्लम्स में, और अब हर एक प्रॉब्लम को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, और ज़रा हर एक प्रॉब्लम की एक आउटपुट बन रही है, और उस आउटपुट को जो हमारे पास सोल्यूशन है उसे अगर हमने फिर कहीं और यूज़ करना है तो हम उसे इस डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका एडवांटेज होता है कि एक बार आपने सोल्यूशन निकाल लिया, उसे फिर कहीं पे भी अगर आपने यूज़ करना है तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब टॉप डाउन डिज़ाइन को यूज़ करने का एडवांटेज क्या है, क्यों इसे यूज़ किया जाता है। बेसिकली तो जब हम लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड करें तो कम्प्लेक्सिटी को कम करें, एरर चांसेस कम आए ना, तो इस चीज़ की वजह से हम करते हैं कि ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो कम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर मैंने आपको दूसरा एडवांटेज बता दिया कि सोल्यूशन आपको मिल गया और मल्टीपल टाइम आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ओके। देन आता है बॉटम अप डिज़ाइन। तो बॉटम अप डिज़ाइन बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच का ही रिवर्स है। वहाँ पे हम पहले लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं, और वहाँ पे हमें पहले नहीं पता होता कि स्मॉल प्रॉब्लम्स जो हैं, जो हमने नेक्स्ट फर्दर प्रोग्राम्स बनाने हैं वो कौन कौन से होंगे। वहाँ पे हम हमारा लिंक जो है वो मेन प्रॉब्लम से होता है, पहले हम मेन प्रॉब्लम को ही डिफ़ाइन करते हैं। बॉटम अप में क्या होता है कि यहाँ पे हम पहले इंडिविजुअली स्मॉल प्रॉब्लम्स को डिज़ाइन कर लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हें हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर वो सॉल्यूशन उनका निकालते हम बड़े प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉटम अप अप्रोच है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज़ होती है, लाइक आपके पास C++ है, पाइथन है, C# है, ठीक है, इस तरह की लैंग्वेज के लिए यूज़ होती है। तो इन लैंग्वेज में किस तरह से वर्किंग हो रही होती है कि पहले हम ऑब्जेक्ट्स डिफ़ाइन करते हैं, फिर उन पे काम करते हैं, फिर उन्हें इंटीग्रेट करके हम इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बात याद रखनी है। जबकि वहाँ पे हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, वहाँ पे हम सॉल्व करते जा रहे हैं, सॉल्व करते और डिवाइड करते जा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते जा रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हमने पहले डिफ़ाइन कर लिए, फिर उनके सोल्यूशन निकालते हम इंटीग्रेशन करते मेन प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं, फिर मेन सिस्टम हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। इनमें इस तरह से वर्क हो रहा होता है इन लैंग्वेज में, जबकि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह से वर्क नहीं हो रहा होता, ठीक है। उसमें आपने C में देखा होगा ना, उसमें क्या करते हैं कि मेन जो आपका प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होता है, मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन पहले हम डिज़ाइन करते हैं, मतलब कि आपका मेन प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो उसमें जो भी हमने वर्किंग करनी होती है वो वहाँ पे करते हैं, फिर हम उसे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें फिर हम मेन फंक्शन में कॉल कर लेते हैं। इसी तरह वर्क कर रही होती है ना ये लैंग्वेज। और ये जो स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती हैं, इनकी जो वर्किंग है उनके अगेंस्ट बॉटम अप अप्रोच जो है ये यूज़ होती है, ओके। दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।